दोस्तों नमस्कार। दुनिया बदल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया को बदलने के लिए तैयार हैं। बीते 80 बरस से जो अमेरिका और रूस आमने सामने खड़े थे, अब पुतिन और ट्रंप क्या एक साथ खड़े हैं? जो नाटो बनाया गया था खास तौर से रूस से कहीं ना कहीं सुरक्षा देने के लिए, वह नाटो देश भी एक झटके में अमेरिका के खिलाफ खड़े हो चले हैं। पूरा यूरोप अमेरिका के खिलाफ है, या कहें ट्रंप के खिलाफ है। और यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अब यह सोचना होगा कि अमेरिका के साथ कैसे संबंध, कैसी डिप्लोमेसी, कैसी विदेश नीति आने वाले वक्त को लेकर वह बनाए। क्योंकि जिस वक्त भारत के भीतर यूरोपीय यूनियन के साथ भारत के प्रधानमंत्री फ्री ट्रेड से लेकर जो भी समझौते आर्थिक तौर पर हो सकते हैं उसको अमली जामा पहनाने के लिए यहां बैठक हो रही थी, उसके चंद घंटों के बाद अमेरिका के व्हाइट हाउस और उसके ओवल ऑफिस में, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ऑफिस है, या कहें अमेरिकी राष्ट्रपति का जो ऑफिस होता है, वहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी, अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस की मौजूदगी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की मौजूदगी, पूरी दुनिया का मीडिया और खास तौर से अमेरिकी मीडिया वहां मौजूद था। लाइव टेलीकास्ट हो रहा था और इस लाइव टेलीकास्ट के बीच में जो बहस जेलेंस्की और ट्रंप, जेलेंस्की और जेडी वेंस के बीच हुई, उसने समूची दुनिया को एक झटके में हैरत में लाकर खड़ा कर दिया। क्योंकि यह एक ऐसी परिस्थिति थी जिसमें अभी तक अमेरिका का जो स्टैंड था वह यूक्रेन को लेकर कैसे बदल गया, और उस पूरे बदले हुए स्टैंड के बदले इस दौर में सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए अमेरिका को, जो उसने खर्च किया है, यह साफ संदेश अमेरिकी राष्ट्रपति ने दे दिया। तो क्या इस बदलती दुनिया के भीतर एक झटके में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की परिस्थितियों के झटके में एक साथ कई मुद्दे इस दुनिया के सामने खड़े हो गए हैं? यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि जो चर्चा हो रही थी, जहां पर यूक्रेन के मिनरल्स को लेकर अमेरिका के साथ समझौते होने थे, वह नहीं हो पाए। लंबी चर्चा के बाद जेलेंस्की वहां से उठकर चले गए। जो सवाल जवाब जेलेंस्की से अमेरिकी मीडिया ने किया, वो सामान्य तौर पर किसी राष्ट्रपति से वैसा किया नहीं जाता है, लेकिन सब कुछ हुआ। जिस अंदाज में यूक्रेन के राष्ट्रपति को तानाशाह करार देने में कोई देरी अमेरिकी राष्ट्रपति ने नहीं लगाई, अमेरिका का अपमान जेलेंस्की कर रहे हैं यह कहने में कोई देरी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने नहीं की। और इन परिस्थिति में लगातार जेलेंस्की जिन बातों का जिक्र करते चले गए, उसमें यही था कि उनके देश, उनकी संप्रभुता, उनकी आजादी, और इन सब के बीच भी पुतिन पर भरोसा कैसे कर सकते हैं। और राष्ट्रपति ट्रंप ने जब खुले तौर पर कहा ना तो वह यूक्रेन के साथ खड़े हैं और ना ही पुतिन के साथ खड़े हैं, वो बीच में खड़े हैं, क्योंकि वो चाहते हैं युद्ध खत्म हो जाए और शांति स्थापित हो। लेकिन इस वार एंड पीस की परिस्थिति में कल रात तकरीबन 2-2.5 घंटे तक लगातार इस चर्चा के बाद जो पूरे अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया को बेचैन कर गया, उसमें एक झटके में एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप खड़े थे, दूसरी तरफ पूरा यूरोप खड़ा था। और जेलेंस्की के पक्ष में एक एक करके जो बातें निकल कर आने लगी, और सभी ने सोशल मीडिया पर, एक्स में जो लिखा, हमें लगता है आज शुरुआत वहीं से कर लीजिए। क्योंकि पोलैंड, स्पेन, जर्मनी, स्वीडन, पुर्तगाल, स्लोवाकिया, आयरलैंड, कनाडा, लताविया, लग्जमबर्ग, एक पूरी कतार है तमाम देशों की जिन्होंने एक झटके में जेलेंस्की के साथ खड़े होकर इस बात का अंदेशा दिया कि वह ट्रंप की सोच के साथ नहीं खड़े हैं। बात ट्रेड वार से निकली थी जो चाइना के साथ था,
उसके बाद अमेरिका फर्स्ट आया और जिसके दायरे में यूरोप भी आकर फंस गया। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में इकोनॉमी कितना मायने रखती है और इसके मद्देनजर अमेरिका को चाहिए $500 बिलियन का खनिज। और जो खर्च जिस रूप में अमेरिका ने युद्ध में किया, वो चाहे मिलिट्री सहयोग हो, वो चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हो, सब कुछ वापस चाहिए और उसकी एवज में खनिज संसाधनों पर समझौता चाहिए। लेकिन शुरू में जरा देख लीजिए दुनिया के तमाम देश और खासतौर से पूरे यूरोप के राष्ट्राध्यक्ष कैसे एक झटके में जेलेंस्की के पक्ष में आए। जेलेंस्की ने सबको समर्थन देने के लिए बधाई दी। यह उन तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों का एक्स पर भेजा गया मैसेज है। हालांकि इसमें ब्रिटेन और इटली नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद भी जो पूरी फहरिस्त दिखलाती है वो बहुत साफ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का जो रुख है उसके साथ यूरोप नहीं खड़ा है, वह यूक्रेन के साथ हैं। लेकिन सवाल यह है, पहली बार व्हाइट हाउस के भीतर दो राष्ट्राध्यक्षों की बैठक में ऐसी स्थिति आई क्यों? जरा इस सिलसिले को समझ लीजिए, क्योंकि ट्रंप से बातचीत के दौरान जेलेंस्की ने कहा था या कहा कि शांति की डील में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। इस पर ट्रंप ने कहा कि हम चाहते हैं यह जंग जल्द से जल्द खत्म हो, उम्मीद है हमें ज्यादा सेना नहीं भेजनी होगी और मैं खनिज समझौते की सराहना करता हूं क्योंकि हमें इसकी जरूरत थी और हमारे देश के साथ जब उचित व्यवहार किया जा रहा है, खास तौर पर तब जब पुतिन का जिक्र हुआ तो उन्होंने कहा अगर मैंने रूस और यूक्रेन दोनों के साथ तालमेल ना रखा होता तो कोई समझौता संभव ही नहीं होता। मैं ना तो पुतिन के साथ हूं ना किसी और के साथ, मैं सिर्फ अमेरिका के साथ हूं। 30 मिनट तक यह बातचीत अच्छी खासी चली, लेकिन उसके बाद एक झटके में जैसे ही उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बीच में आए और उन्होंने कहा यूक्रेन में शांति और समृद्धि का रास्ता डिप्लोमेसी से ही निकल सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप यही कर रहे हैं। आपका रवैया बहुत असम्मानजनक है। यह सही डिप्लोमेसी नहीं है। आपको इस जंग को रोकने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का शुक्रिया करना चाहिए। जेलेंस्की ने बिना देर लगाए सीधे कहा, याद कीजिए 2014 में जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ कई बार बातचीत हुई। 2019 में मैंने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और मुझे भरोसा दिया गया कि युद्ध विराम लागू होगा। दोनों तरफ से युद्ध के कैदियों को रिहा किया गया, लेकिन पुतिन ने इस समझौते को तोड़ दिया और 2022 जनवरी का महीना एक बड़ा हमला कर दिया। यह कैसी डिप्लोमेसी है जेडी वेंस? इसका मतलब क्या है? वेंस ने तुरंत जवाब दिया और कहा, मैं उस डिप्लोमेसी की बात कर रहा हूं जिससे आपके देश में हो रही तबाही रुकेगी। और उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि ओवल ऑफिस में आकर इसे अमेरिकी मीडिया के सामने उठाना आपका अपमानजनक रवैया है। आप सीमा पर कमजोर हैं क्योंकि आपके पास जरूरी सैनिक बिल्कुल नहीं है। आपको प्रेसिडेंट ट्रंप का तो शुक्रिया अदा करना चाहिए, उन्होंने युद्ध में आपकी मदद की। जेलेंस्की ने वेंस की बात को काट दिया बीच में और कहा, आप यूक्रेन गए हैं, आपने कभी देखा है वहां हम क्या परेशानियां झेल रहे हैं? आप एक बार वहां आकर तो देखें। इस पर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का कहना था, मैंने उसके बारे में पढ़ा है, देखा है, लेकिन क्या आपको लगता है उस देश के प्रशासन के प्रति अपमानजनक रवैया दिखाना सही है जो आपके
देश की बर्बादी को रोकना चाहता है। जेलेंस्की ने उसके बाद कहा, जब आप युद्ध में होते हैं तो आपके साथ परेशानियां होती हैं। भविष्य में इस युद्ध का असर अमेरिका पर भी पड़ेगा। जैसे ही इस बात का जिक्र किया कि इसका असर अमेरिका पर भी पड़ेगा, ट्रंप एक लिहाज से झुंझुला जाते हैं और फिर बातचीत में शामिल हो जाते हैं और ट्रंप कहते हैं उसके बाद, हमें मत बताइए हम क्या महसूस करना चाहिए, आप हमें यह बताने की स्थिति में नहीं है कि हम क्या महसूस करेंगे। तो जेलेंस्की कहते हैं, मैं आपको नहीं बता रहा, मैं बस वेंस के सवालों का जवाब दे रहा हूं। और इन सब के बीच ट्रंप उंगली दिखाकर कहते हैं, आप हमें कुछ भी बताने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। आपके पास चलने को कोई चाल नहीं है। आप लाखों लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं। आप तीसरे वर्ल्ड वार, थर्ड वर्ल्ड वार की संभावनाओं से जुआ खेल रहे हैं। आप इस देश का अपमान कर रहे हैं। जेलेंस्की इसके बाद बोलते हैं, इस जंग की शुरुआत से ही हम अकेले हैं और इसके लिए हम आभारी हैं आपके। ट्रंप गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, आप अकेले नहीं हैं, आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। हमने आपको इस बेवकूफ राष्ट्रपति जो बाइडेन की दिशा में ले गए उंगली के जरिए $350 बिलियन दिए हैं। तो जेलेंस्की ने कहा, मैं बहुत सम्मान करता हूं। तभी वेंस की फिर से एंट्री और कहती है, वैसे वेंस कहते हैं, क्या आपने इस बैठक के बारे में एक बार भी धन्यवाद दिया? जेलेंस्की कहते हैं, हां कई बार, यहां तक कि आज भी। इस पर वेंस कहते हैं, नहीं, आप अक्टूबर में पेंसिल्वेनिया गए और वहां हमारे विपक्षी के लिए प्रचार किया, यानी बाइडेन के लिए प्रचार किया। अमेरिका राष्ट्रपति के लिए कुछ आभार तो जताइए जो आपका देश बचाने की कोशिश कर रहा है। जेलेंस्की इसके बाद कहते हैं, आप सोचते हैं कि अगर आप युद्ध के बारे में ऊंची आवाज में बोलेंगे तो वो सब सही हो जाएगा? ट्रंप बीच में काटते हुए कहते हैं, वे ऊंची आवाज में नहीं बोल रहे, आपका देश बहुत संकट में है। जेलेंस्की कुछ बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन ट्रंप हाथ हिलाकर उनको शांत कर देते हैं, बोलते हैं, नहीं नहीं, आप बहुत बोल चुके हैं, आपका देश बड़ी मुसीबत में है। जेलेंस्की बोला, जानता हूं, मैं जानता हूं। तो ट्रंप और सख्त लहजे में कहते हैं, आप ये जंग नहीं जीत रहे, लेकिन हमारी वजह से आपके पास इससे सही सलामत वापस बाहर आने का मौका अच्छा है। तब जेलेंस्की कहते हैं, जंग की शुरुआत से ही हम अकेले हैं। तब ट्रंप फिर से रिपीट करते हैं, आप अकेले नहीं थे, हमने आपको मूर्ख राष्ट्रपति के जरिए $350 अरब दिए, आपको सैन्य उपकरण दिए। अगर हमारे हथियार ना होते तो यह जंग 2 हफ्तों में खत्म हो जाता। जेलेंस्की कहते हैं, 3 दिन, पुतिन ने तो कहा था 3 दिन में सब कुछ खत्म हो जाएगा। ट्रंप कहते हैं, इस बात का कोई तुक नहीं, इस तरह की डील करना मुश्किल होगा, आपको अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। उसके बाद जो हुआ और अभी तक जो हुआ, एक बार देख लीजिए। Trying to prevent the destruction of your country. A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. that. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on this position to question. dictate that. That's Remember exactly what this. I'm not You're in dictating. no position to dictate what we're going to feel. You We're will- going to feel very you will good. feel influence. We're going to feel very I'm good and telling very you, strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed From the yourself very- to be in a from very the bad very position, beginning and he of the happens war. to be right about From it. the very beginning of the war. You're not Mr. in a Brown, good position. I You don't was have in the cards right now. With us, you start I'm having not playing cards. cards. But right now, you I'm don't. very Yeah, you're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're gambling I'm the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War What do you- III. what do you You're think about? gambling with What do you World think War about? III. And You- what you're doing is very disrespectful to the country, this country. I'm- That's with back all to respect you. to your Far country. more than a lot of people said very they respect. should have. Have you said thank you once? A lot entire of meeting? times. No. व्हाइट हाउस में इससे पहले कभी इस तरीके से नहीं हुआ था। मीडिया की मौजूदगी, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इसका लाइव प्रसारण हो रहा था और यह लड़ाई खुले तौर पर
बहस के आश्रय, तर्क के आश्रय अपने देश को बचाने को लेकर और अमेरिका फर्स्ट के नारे के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति की पहल, और दूसरी तरफ जेलेंस्की जो युद्ध से बाहर निकलने के लिए गारंटी चाहते थे। शायद इसीलिए इस पूरी बहस के बाद एक बार फिर जेडी वेंस की एंट्री होती और वो कहते हैं, अब तो छोड़ दो और कह दो धन्यवाद। जेलेंस्की फिर कहते हैं, मैं कई बार कह चुका हूं। वेंस कहते हैं, आप मीडिया के सामने ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं आप गलत हैं। और ट्रंप कहते हैं, आपको शुक्रिया कहना चाहिए, आप जंग में वाकई बहुत पीछे हैं। आप हमेशा कहते हैं मैं सीज फायर करूंगा, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपको ऐसा करना होगा। अभी आप युद्ध विराम हो सकता है तो मैं भी आपको यही करने को कहूंगा ताकि गोलियां चलनी बंद हो जाए। तब जेलेंस्की बहुत शांत लहजे में कहते हैं, बिल्कुल, मैं जंग रोकना चाहता हूं, मैं ऐसा युद्ध विराम चाहता हूं जिसमें ठोस गारंटी हो। आप यूक्रेन की जनता से पूछिए कि वे युद्ध विराम के बारे में क्या सोचते हैं। और इन सब के बीच लगातार जो वहां पर माहौल लोगों के बीच, पत्रकारों के बीच और वहां पर बैठे हुए यूक्रेन की एम्बेसडर, एक तस्वीर देखिए, सब कुछ आपके सामने और साफ होगा, क्योंकि इसके बाद व्हाइट हाउस के जरिए एक प्रेस रिलीज जारी होती है और धीरे धीरे बढ़ती हुई रात के साथ यह कहा जाता है अब कोई बातचीत होगी नहीं। तो पहले इस तस्वीर को देखिए, चारों तरफ से मीडिया जिस रूप में सवाल कर रहा है और इन सब के बीच एक सवाल यह भी होता है जेलेंस्की से जो पूछा जा रहा है कि आप सूट में क्यों नहीं आए। लेकिन पहले यह तस्वीर देखिए। You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. Please, you think that if you will speak very loudly about the war in He's not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country is in big trouble. Can I Wait a minute. answer? No, no, Can you've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. I You have a damn good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you, through I this said stupid thank president, $350 billion. You We voted gave for you your military president. equipment. You And voted on time Except saving to American people. except that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to. You don't have the I'm cards. thankful. You're buried there, your people are dying, tell you you're again, running I low know. on soldiers. Don't- Listen, don't, please, you're running Mr. low President. on soldiers. It would be a damn good thing. Mr. And then you President. then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I want this. Look, if you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting Of killed. course we want to stop the war. But you're saying you don't want a But I ceasefire? said to you, I want a with ceasefire. guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. Why don't you wear a suit? Why don't you wear a suit? You're at the highest level in this country's office, and you refuse to wear a suit. Just want to see if you do. You own a suit? Yeah, you have problems. A lot of Americans have problems with you not Really? respecting I the don't have authority of such. this office. I will wear a costume after this war will finish. Okay. Yes, maybe one. Maybe something like maybe this. something like Yes, yours. sir. Yes. That'd be great. Maybe something better. I don't know. We will see. Maybe something cheaper than yeah. Thank you. यह वाकई एक ऐसी परिस्थिति जैसा दुनिया ने इससे पहले कभी देखा नहीं होगा। तो क्या जेलेंस्की को ओवल ऑफिस में इसीलिए बुलाया गया था या फिर एक जल्दबाजी मिनरल डील पर हस्ताक्षर होने की थी, सहमति होने की थी? क्योंकि इस दौर में जो सवाल जवाब हो रहे थे उसमें जेलेंस्की से सूट ना पहनकर आने का जिक्र भी किया गया और उन्होंने कहा युद्ध समाप्त हो जाएगा तो फिर मैं कॉस्ट्यूम में आ जाऊंगा और हो सकता है आपसे बेहतर हो और हो सकता है आपसे खराब हो। उन्होंने पत्रकार को जवाब भी दिया। लेकिन इसके बाद जब यह पूरी बातचीत को बीच में छोड़कर जेलेंस्की चले गए तो उसके बाद व्हाइट हाउस से जो ट्रंप के जरिए सोशल मीडिया पर लिखा गया उसमें कहा गया, आज व्हाइट हाउस में हमारी बहुत अहम बैठक हुई, हमने ऐसी बातें जानी जो दबाव भरी चर्चा के बिना कभी समझ में नहीं आती। कितनी हैरानी की बात है कि भावनाओं के बीच
क्या क्या सामने आता है, मुझे यह समझ में आया कि अगर अमेरिका शांति लाने की कोशिश करता है तो राष्ट्रपति जेलेंस्की शांति के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारी भागीदारी उन्हें बातचीत में बड़ा फायदा देती है। मैं कोई फायदा नहीं चाहता, मैं शांति चाहता हूं। जेलेंस्की ने अमेरिका के सम्मानित ओवल ऑफिस में ही अमेरिका का अपमान किया। वे तब वापस आ सकते हैं जब वास्तव में शांति के लिए तैयार हों। हालांकि इसके बाद जो अगली ब्रेकिंग न्यूज आई देर रात में, उसमें कहा गया अब कोई बातचीत नहीं होगी, यानी उन्हें बैरंग लौटा दिया गया। और इन सबके बीच जेलेंस्की ने भी सोशल मीडिया पे लिखा, उन्होंने अमेरिका का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने लिखा, धन्यवाद अमेरिका, धन्यवाद अमेरिका, आपके समर्थन के लिए धन्यवाद, इस यात्रा के लिए धन्यवाद, धन्यवाद अमेरिकी राष्ट्रपति का, कांग्रेस और अमेरिकी जनता का। यूक्रेन को न्याय संगत और अस्थायी शांति की जरूरत है, हम ठीक उसी के लिए काम कर रहे हैं। और उसके बाद फॉक्स न्यूज पर जाकर जेलेंस्की का इंटरव्यू हुआ, जिसमें पूछा गया अब क्या होगा आगे। उन्होंने कहा इसे तय अमेरिका को करना है। So I think so. United States wanted this deal very much, and we've been not against this deal, but we wanted to understand what parts in security guarantees will take this deal and what next steps. Just again to understand for our people during the war what you don't like, even sometimes hate, surprises. It's understandable. Many terrible things this war brought to us. So we don't want any surprises. Yes, that's why we want to be very fair with our partners. And I think this deal, it was prepared by teams. It was not simple. इस इंटरव्यू में जेलेंस्की ने बहुत साफ तौर पर कहा कि मिनरल्स को लेकर समझौते से हम पीछे हटे नहीं हैं, लेकिन हमें भी कुछ गारंटी चाहिए। और खास तौर से यह समझना होगा, हमला पुतिन ने किया था और उस दौर में समूची दुनिया किस रूप में हमारे साथ खड़ी थी, और आज अमेरिका जिन बातों का जिक्र कर रहा है उसे गारंटी देनी चाहिए। और महत्वपूर्ण यह भी है कि अमेरिका की तरफ से लगातार जो रेयर अर्थ मटेरियल यानी दुर्लभ खनिज है, उसके लिए यूक्रेन को डील करने के लिए राजी किया गया और कहा गया था कि 1 महीने से यूक्रेन पर दुर्लभ खनिज लेकर जो दबाव बनाया जा रहा था, अगर डील नहीं हुई तो फिर फंडिंग रोक दी जाएगी। सवाल यह है कितनी फंडिंग की गई है। अगर आप जनवरी 2022 जब बड़ा युद्ध शुरू होता है 31 दिसंबर 2024 तक अगर ध्यान दें तो अमेरिका ने लगभग 119.2 बिलियन डॉलर यानी रुपए में तब्दील कीजिएगा तो तकरीबन 10,42,000 करोड़ रुपए दिए यूक्रेन को। यूरोपीय यूनियन ने 52.1 बिलियन डॉलर यानी तकरीबन 4.5 लाख करोड़ रुपए दिए। जर्मनी ने लगभग 18.1 बिलियन डॉलर यानी 1,58,000 करोड़ दिए। ब्रिटेन यानी यूके ने भी दिए, यूनाइटेड किंगडम ने भी दिए 15.4 बिलियन डॉलर यानी तकरीबन 1,34,000 करोड़ रुपए। जापान ने भी 11 बिलियन डॉलर दिए हैं यानी 9,62,000 करोड़ रुपए। कनाडा ने भी 7,60,000 करोड़ रुपए दिए यानी 8.7 बिलियन डॉलर। डेनमार्क तक ने दिए 8.4 बिलियन डॉलर यानी 7,34,000 करोड़ रुपए। नीदरलैंड जैसे छोटे देश ने भी 7.7 बिलियन डॉलर दिए, 6,73,000 करोड़ रुपए। स्वीडन ने भी 5.7 बिलियन डॉलर दिए यानी 4,93,000 करोड़ रुपए। फ्रांस ने भी 5.1 बिलियन डॉलर दिए यानी 4.46 लाख करोड़। तमाम किसी देश ने नहीं कहा कि पैसा हमें वापस चाहिए, अमेरिका ने कहा पैसा वापस चाहिए और इसके लिए ही यह मिनरल डील हो रही है। दुनिया के मानचित्र पर बदलती हुई परिस्थितियों में एक क्षण के लिए आखिर में सेकंड वर्ल्ड वॉर याद कर लीजिए। इसलिए याद कर लीजिए क्योंकि उस वक्त हिटलर ज्यूस के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे और दुनिया में बैठी हुई क्रिश्चियनिटी यह सोच रही थी कि एक व्यक्ति सारा सफाया कर देगा या ठीक कर देगा। और चूंकि उस वक्त हिटलर विस्तारवादी नीति के साथ नहीं था, सभी ने यह मान लिया। लेकिन जब पहला हमला पोलैंड पर हुआ, फिर ऑस्ट्रिया पर हुआ, फिर चेकोस्लोवाकिया पर हुआ और किस तरीके से एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर होकर जो दुनिया उस वक्त खामोश बैठी थी, पूरी दुनिया
एक झटके में एक साथ युद्ध की मैदान में कूद पड़ी, उस वक्त अमेरिका और रूस एक साथ खड़े थे। आज की तारीख में तमाम परिस्थितियां एक बार फिर क्या उस दिशा में जाकर खड़ी हो रही है, क्योंकि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड वार की दिशा में ना ले जाइए जेलेंस्की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।